पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर दिए। चलिए, बाकी कोई क्लास कल की कोई प्रॉब्लम नहीं है? रिवीजन कर लिया? नोट्स दिया हुआ है प्रिंटेड वाला, वो भी कुछ पढ़ लेते हो, खोल लेते हो? कुछ नया मिलता है? हैं? क्लाइमेटोलॉजी का तो नोट्स मिला होगा ना? मैंने कहा जितना दिया हूँ एनसीईआरटी का, एनसीईआर जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर एक बार एनसीईआरटी का नोट्स है, वहाँ से भी पढ़ लो। अच्छा, कुछ नया मिलेगा नहीं, ठीक है। एक आध फैक्ट्स वगैरह हो सकता है क्लास में कोई मिस कर गया हो तो बात अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो नहीं मिलेंगे। दूसरा, उसके बाद वही जो प्रिंटेड नोट्स दिया उसको भी एक बार रीड आउट कर लिया करो, है ना। पहले तो क्लास का जो पढ़ाया उसको जो पढ़ कर समझ लिया करो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देख लिया करो जिस टॉपिक्स को पढ़ाया गया उसमें से। इतने से पूरा काम हो जाएगा, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ठीक है ना। तो ये काम करते रहना है। इतना कर लोगे तो फिर ऊपर वाला भी तुम लोग का साथ दे देगा। चलिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी के पास? आज एक टॉपिक देखते हैं, वायु राशि कल कंप्लीट किया था, एयर मासेस। आज है फ्रंट, आपका जो है वाताग्र, हिंदी में कहते हैं वाताग्र या सीमाग्र करके भी वर्ड यूज किया गया है, सीमाग्र। फ्रंट्स तो फ्रंट्स कहेंगे इसका आपका जो है वाताग्र या सीमाग्र। तो पहले देखेंगे वाताग्र या सीमाग्र का कॉन्सेप्ट क्या है ना। कॉन्सेप्ट में हिंदी इसका समझ में आ गया ना, हिंदी याद कर लोगे, लिख लोगे। संकल्पना या अवधारणा कहते हैं। तो इसमें एक लाइन परिभाषा आ जाएगी, डेफिनेशन फ्रंट्स क्या होते हैं। उसके बाद फ्रंटोजेनेसिस ये वर्ड है एक आपका, इसके बारे में जानना है। फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलिसिस, फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलिसिस हिंदी में कहते हैं वाताग्र जनन एवं वाताग्र क्षय। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना है आप लोग को। कॉन्सेप्ट हो गया, फिर उसका थोड़ा सा टाइप्स देख लेंगे, प्रकार। ठीक है, प्रकार में 4 प्रकार आ जाएंगे। एक स्थिर वाताग्र, स्टेशनरी फ्रंट। दूसरा है आपका शीत वाताग्र, कोल्ड फ्रंट। उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट। और एक है आपका अधिविष्ट, ठीक है। इंग्लिश वर्ड है ऑक्लूडेड, अधिविष्ट वाताग्र। ठीक है, ये प्रकार देखेंगे। इसी के साथ फिर मौसम की दशाएं क्या होती है, मौसम कंडीशंस क्या होती है वाताग्र के साथ साथ, वेदर कंडीशंस, मौसम पे प्रभाव। तो 3 डायमेंशन से आपका पूरा काम हो जाएगा, चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल्स हो। पूरा का पूरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा और देखना है तो वाताग्र प्रदेश देख लेते, कहाँ कहाँ पे वाताग्र की स्थिति होती है, वाताग्र कहाँ कहाँ पे मुख्य रूप से बनते हैं। एक वर्ल्ड में वाताग्र फ्रंट्स रीजन्स, ये थोड़ा सा देख लेंगे तो काम हो जाएगा। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में इतने में से आपका पूरा काम इस टॉपिक से हो जाएगा। क्वेश्चन आया भी होगा, प्रीलिम्स में भी आया है, मेंस में भी आया होगा, एनसीईआरटी में भी टॉपिक 11th क्लास के एनसीईआरटी में दिया होगा। चलिए, यहाँ तक जितनी चीज़ों को समझना है जानना है, ठीक है। चले लो, निसी को अभी से नींद आ रही है। तो सबसे पहले वाताग्र होता क्या है ना। वाताग्र, सीमाग्र
तो वाताग्र है कुछ नहीं, जहाँ पर दो अलग अलग गुणों वाली वायु राशि है, मतलब ठंडी और गर्म वायु राशि। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 60 से 65 डिग्री के पास में देखेंगे तो इधर कौन सी वायु राशि आती है, कौन सी वाली है ये, है ना, पोलर कोल्ड विंड्स है ना, ध्रुवीय ठंडी वायु राशि हो गई आपकी, जो है ध्रुवीय ठंडी वायु राशि, पोलर कोल्ड विंड्स हो गया आपका। और इधर से जो है आपका ये वाली जो जाती है वो कौन सी हो गई, पछवा, ये गर्म हवाएं हो जाएंगी 30-35 वेस्टर्लिस, वार्म विंड्स आपका जो है पछुआ, गर्म हवाएं हो गई, गर्म वायु राशि हो गई। तो ये दो अलग अलग डायरेक्शन से आकर के यहाँ पे क्या हो रही है, मिल रही है। तो जहाँ पर भी इस तरीके से कंडीशन बनती है, जहाँ पे एक तरफ से ठंडी वायु राशि आती है और एक तरफ से गर्म वायु राशि आती है, तो एक ठंडी है और एक आपका क्या है, गर्म है, तो तुरंत दोनों आकर के गले तो मिलेंगे नहीं, है कि नहीं, तुरंत जो है दोनों गले आकर के नहीं मिलती है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों क्या है, अलग अलग है। तो थोड़े देर के लिए दोनों जो है एक दूसरे से, एक बीच में कोई ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसके द्वारा वह अलग होता है, जिसके द्वारा मतलब एक रीजन रहेगा जिसके द्वारा दोनों सेपरेटेड रहेंगे, अलग रहेंगे। आ रही बात समझ में? उस क्षेत्र को या उस संक्रमण ट्रांजिशन जोन को, ट्रांजिशन का मतलब जहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों होगा, है ना। जब यहाँ पे इस डायग्राम को इस तरीके से देखते हैं, ये हो गई आपकी ठंडी ध्रुवीय वायु राशि आ रही है, इधर से आपकी जा रही है गर्म पछुआ हवाएं, गर्म वायु राशि जा रही है। ये दोनों जब एक दूसरे से आकर के मिलेंगी तो तुरंत मिक्सअप नहीं हो पाएंगी, क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। पोलर कोल्ड विंड्स हो गया और ये वेस्टर्ली वार्म विंड्स हो गया, WWW। तो इन दोनों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है, ये दोनों के बीच का जो है आपका क्या है, संक्रमण क्षेत्र है, उसको हम लोग क्या करते हैं, आपका जो फ्रंट कहते हैं, वाताग्र कहते हैं, सीमाग्र कहते हैं। तो ये दोनों के बीच का क्या होगा, ट्रांजिशन जोन हो गया, संक्रमण क्षेत्र हो गया, जो दोनों को क्या करके रखती है, सेपरेट करके रखती है, अलग करके रखती है। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ये हज़ारों कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं ना। गर्म और ठंडी वायु राशियाँ जहाँ मिलती है वहाँ पे हज़ारों किलोमीटर क्षेत्रों में इसका विस्तार होता है। आपका जो है हज़ारों किलोमीटर क्षेत्र में इसका क्या होता है, आपका जो है विस्तार होता है। तो उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इसका विस्तार हज़ारों किलोमीटर क्षेत्र में हो सकता है। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है फ्रंट्स कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। आया समझ में? तो परिभाषा क्या बनेगी, लिख लीजिए। आपका जो है दो विपरीत दिशाओं से जब विपरीत गुणों वाली अर्थात ठंडी एवं गर्म वायु राशि, आकर मिलती है तो दोनों वायु राशियों के मध्य निर्मित संक्रमण प्रदेश को, संक्रमण प्रदेश को या संक्रमण क्षेत्र को
क्या बोल रही हो? दोनों अब आगे लिख लो, भूल गया मैं तो ठीक है, दोनों वायुराशियों को क्या, संक्रमण क्षेत्र को, जो दोनों वायुराशियों को पृथक करके रखती है, जो दोनों वायुराशियों को पृथक कर रखती है, पृथक करके रखती है, अलग करके रखती है, उसे वाताग्र या सीमाग्र कहा जाता है। आए समझ में? फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, फिर इंग्लिश में लिखवाता हूँ कि जब दो विपरीत दिशाओं से दो विपरीत गुणों वाली वायुराशि अर्थात ठंडी और गर्म वायुराशि आकर मिलती है तो दोनों के मध्य निर्मित संक्रमण प्रदेश या संक्रमण क्षेत्र जो दोनों वायुराशियों को अलग करके रखती है, पृथक करके रखती है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सीमाग्र या वाताग्र कहते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, टू warm in cold air masses, warm and cold air masses meets coming from opposite direction, coming from opposite direction, then the transition zone, then the transition zone form between, transition zone form between the warm and cold air masses, which keeps separated to them known as fronts। क्लियर? अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि ट्रांजिशन जोन, अपने शब्दों में भी वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कहा समझ गए होंगे तो अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी का मतलब डिफाइन कर सकते हो कि ट्रांजिशन जोन से स्टार्ट कर सकते हो। ट्रांजिशन जोन फॉर्म बिटवीन द कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड्स, कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड्स, दैट इज नोन एज द फ्रंट। कम शब्दों में भी इस तरीके से लिख सकते हो, है कि नहीं? तो समझना है, कम शब्दों में उसको समेट सकते हो, तो उसको हम लोग फ्रंट कहते हैं। तो एयर मासेस कल हमने पढ़ा था, जैसे ही मैंने कहा ये पूरा का पूरा इधर से ठंडी कोल्ड एयर मासेस है, ये पूरा का पूरा, ये जो दिख रहा है पूरा रीजन जो इस तरीके से लहराता हुआ है ना, सीधा नहीं होता, ये आपका इस तरीके से लहरदार दिखेगा। लहरदार कैसे बनता है भी समझ में आ जाएगा। तो ये ठंडी एयर मासेस है और इधर से आपकी जाने वाली क्या है, आपका गर्म एयर मासेस है। तो यहाँ पे ये पूरा जो रीजन है, सालों भर यहाँ पे इस तरीके की स्थिति, दोनों को अलग करने वाली स्थिति बनी रहती है, क्योंकि हमारे सालों भर चल रही है। तो ये परमानेंट है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पोलर फ्रंट जोन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पोलर फ्रंट जोन कहते हैं, ध्रुवीय वाताग्र क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा, सबसे पूरे पृथ्वी पर क्लियर कट यदि कहीं पे देखेंगे, स्पष्ट रूप से यदि कहीं पे देखेंगे वाताग्र कहाँ बनते हैं, तो ये 60 से 65 अक्षांशों के बीच बनते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे ठंडी और गर्म वायुराशि क्या हो रही है, सालों भर आकर के मिल रही है। और ये छोटा मोटा क्षेत्र नहीं होता है, ये हज़ारों किलोमीटर क्षेत्रों में फैले होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर रीजन्स क्या होता है, पूरा का पूरा फैले होते हैं, स्प्रेडेड होते हैं। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रंट कहते हैं। आया समझ में? तो यहाँ तक कोई समस्या फ्रंट्स की डेफिनेशन में? ठीक है, ये कल मैंने बताया था आपका मैप के थ्रू, वायुराशियाँ कहाँ कहाँ पे कैसे क्या होती है बताया था। ये आपका वार्म इधर से जा रही है, इधर से ठंडी आ रही है, तो इधर पूरा का पूरा जो रीजन मिल करके बनेगा वो आपके जो यहाँ पे फ्रंट्स। तो फ्रंट्स इस तरीके से पूरे फैले होते हैं, जो दूर तक एक तरफ से कोल्ड और एक तरफ से वार्म है, कोल्ड एयर आ रही है, इधर से आपकी वार्म एयर जा रही है। तो कोल्ड एयर क्या होगी, नीचे बैठेगी, कोल्ड एयर नीचे बैठेगी, वार्म एयर क्या होगी, ऊपर जाएगी। तो दोनों के बीच एक पूरा का पूरा ट्रांजिशन जोन बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से ये पूरा का पूरा, ये वार्म एयर हो गई, ऊपर उठ रही है ना, ये वार्म एयर इधर से आके ऊपर उठ रही है, और ये आपका नीचे बैठेगी। तो दोनों के बीच का जो रीजन है पूरा का पूरा क्या कहलाता है, फ्रंट कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो ये फ्रंट की डेफिनेशन डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे अभी। तो इसी के साथ साथ ये आपका एक वर्ड हमने यूज किया था, फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलिसिस। तो फ्रंटोजेनेसिस का मतलब है द प्रोसेस
फॉर्मेशन ऑफ फ्रंटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स, प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग जो है फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया, हिंदी में लिख लेना, वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया या वाताग्र निर्माण एक तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे वाताग्र बनते हैं। तो वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपका जो है फ्रंटोजेनेसिस, वाताग्र जनन कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, वाताग्र जनन कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्रंट फॉर्मेशन इज कॉल्ड फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, मिडिल लेटीट्यूड्स का मतलब वही हो गया आपका 60 से 65 वाला जो रीजन है सबसे ज़्यादा वहाँ पर बनते हैं। आया समझ में? और फ्रंटोलिसिस होता है समय के साथ वाताग्र खत्म भी होते हैं। कैसे होते देखेंगे अभी, जब दोनों धीरे धीरे करके दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा, ठंडी और गर्म वायु राशि मिलने लग जाएगी, आपस में मिल जाएगी, तो वाताग्र क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो एंडिंग, द प्रोसेस ऑफ फ्रंट एंडिंग इज कॉल्ड फ्रंटोजेनेसिस, वाताग्र समाप्ति की प्रक्रिया है ना। वाताग्र समाप्ति की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपका जो है, वाताग्र क्षय कहलाती है। ये कैसे होता है उसको देखेंगे, अभी समझेंगे तो हो जाएगा। बस अभी तो वर्ड्स की मीनिंग समझ में आ गया होगा। फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है और फ्रंटोलिसिस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रंटोजेनेसिस फ्रंटोलिसिस क्या होता है। आया समझ में? बोर्ड भी गायब हो गया। मोटर चालू होगा तो हाँ, नहीं वो बंद हो गया ना, यूपीएससी बंद हो गया। क्या चीज़? जनरेटर चालू होगा तो चलेगा ना, जनरेटर चालू होगा तो बाकी लाइट चलेगी तो भी चल जाएगा। लाइट जली इसमें, चालू तो अपने आप हो जाना चाहिए, चालू तो अपने आप हो जाना चाहिए। हाँ, चालू तो अपने आप हो जाता है, लेकिन अभी क्यों नहीं हुआ? कभी कभी बैटरी पूरी डाउन हो गई है इसकी चार्ज। चलिए, तो वाताग्र जनन और वाताग्र क्षय समझ में आ गया क्या होता है। अब उसी को देखेंगे कैसे वाताग्र बनता है और कैसे वाताग्र समाप्त होते हैं। क्या हो रहा है भाई, बैटरी इसका चार्ज नहीं होगी ना। इसकी वायरिंग किधर है? बैटरी चार्ज क्यों नहीं? इस वायर का कनेक्शन कहाँ से? इधर से। यहाँ इन्वर्टर दिया भी है इन्होंने। लग रहा है उसमें इन्वर्टर नहीं दिया होगा। यहाँ इसमें इन्वर्टर कनेक्शन नहीं होगा, तभी उस इन्वर्टर बोलता हूँ बैटरी वाला, इसलिए यहाँ से नहीं हो रहा होगा।
कनेक्शन यहाँ से। अब चलेगा, उसमें इन्वर्टर कनेक्शन नहीं होगा। उसको इधर लग काहे दे दिए। चलिए, क्या टेक्निकल भी सोचना पड़ता है ना। वर्णों को बुलाता है, वो दिमाग लगाता है, उससे पहले मैं ही दिमाग लगा लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन वगैरह देख लिए? बन गया क्वेश्चन? मेंस के देख लिए, प्रीलिम्स के देख लिए? आदित्य तुम लोग देख रहे हो, नए बच्चे लोग? हाँ, क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो। मेंस के भी जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने कहा ना कि मेंस अभी फ्रंट पढ़ा रहा हूँ, जाके कुछ नहीं करना, जाके एआई में सर्च मार लो, जेमिनी में डाल दो या चैट जीपीटी में कि भाई फ्रंट से आए हुए क्वेश्चंस, प्रीलिम्स में आए हुए पीवाईक्यूज डाल दो, तो कुछ नए पीवाईक्यूज भी बना के दे देगा। आज की डेट में मैंने कहा ना थोड़ा सा यूज करो टेक्नोलॉजी को, बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है, टाइम बच जाएगा आपका, ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। यूपीएससी सीधा इतना ही डालना है आपको, जो है कि क्वेश्चंस पीवाईक्यूज फ्रॉम टॉपिक फ्रंट्स फॉर यूपीएससी डाल दो। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए 2013 से डाल देना, 2013 से लेकर के अभी तक, क्योंकि 2013 में चेंज हुआ था, तब से लेके अब तक डाल दो। 13 साल हो गए, 13 दूनी 26 चल रहा है। तो जितने क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। आसान है ना भाई, पहले टाइप के नहीं कि बुक ही खोलना है तभी काम होगा। बैठे बैठे मोबाइल में भी सब काम कर सकते हो तुम लोग, लेकिन वही है कि मोबाइल हाथ में रहेगा तो रील्स ज़्यादा देखते हैं हम लोग, काम की चीज़ें। चलिए फ्रंट्स में आते हैं, तो फ्रंट्स के टाइप्स में आएंगे। टाइप से समझ में आ जाएगा कि कैसे बनते हैं और कैसे समाप्त होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है जब दोनों एक तरफ से गर्म हवाएं और एक तरफ से ठंडी हवाएं, ये हम लोग लेके चल रहे हैं। पोलर कोल्ड विंड्स इधर से आ रही है और इधर से जा रही है आपका जो है वार्म, ठीक है। क्योंकि वार्म वाली हल्की है तो इसको ऊपर करना पड़ेगा हमें। ये हो गया आपका जो है नीचे वाला डायग्राम भी बना सकते हो। स्लाइड आ गई है, ठीक है, बंद हो गया भाई। हाँ, चलिए, कभी कभी किसी कोई दिन परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती है, समझ गए? तो इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, वैसे ही बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका पोलर कोल्ड विंड्स। वार्म को इधर ही बनाते हैं, उसको उल्टा करेंगे। ये वेस्टर्ली वार्म विंड्स हो गया। तो स्टार्टिंग में जब दोनों मिलते हैं तो दोनों लगभग एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। दोनों एक दूसरे के लगभग क्या होते हैं आपके जो है, समानांतर होते हैं, एक दूसरे को अलग करके रखते हैं। तो सबसे पहले जो बनता है उसको स्थिर वाताग्र कहा जाता है। फर्स्ट जो बनता है, पहली कंडीशन कौन सी हो गई आपकी, स्टेशनरी फ्रंट की हो गई ना। जब ठंडी और गर्म वायुराशियाँ शुरुआत में मिलती है तो दोनों लगभग एक दूसरे के क्या होते हैं, दोनों लगभग एक दूसरे के समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। आपके जो है एक दूसरे के लगभग क्या होते हैं आपके जो है, पैरेलल होते हैं। तो उस कंडीशंस को, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। तो शुरू इतना ही लिखना है कि इनिशियली बोथ कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस और विंड्स आर पैरेलल। तो उस कंडीशन में जो वाताग्र बनते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका स्थिर वाताग्र कहेंगे। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है। क्या बताया अभी तक कि शुरुआत में जो है कहाँ खो गए थे? ठीक है, कि शुरुआत में जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इतना ही तो बताया मैंने, अभी लिख भी दिया। समानांतर, समानांतर कौन? दोनों कोल्ड एंड वार्म विंड्स आपके जो है दोनों एक दूसरे के लगभग क्या है, इस तरीके से पैरेलल है। तो उस कंडीशंस में जो वाताग्र है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्थिर वाताग्र कहते हैं। सिंपल सा। उसके बाद समय के साथ क्या होता है, जैसे ही टाइम थोड़ा सा समय बीतता है तो ये जो कोल्ड एयर मासेस है वो ठंडी होती है तो क्या करेगी, नीचे बैठने की कोशिश करेगी। इधर मेरी तरफ देख, जब बोलता हूँ और तुम मेरी तरफ देख लिया करो, फिर बाद में फिर बोलोगे कि तो ये जो ठंडी वायु राशि भारी होती है तो ये इधर से क्या करेगी, नीचे बैठने की कोशिश करेगी। आ रही बात समझ में? और ये वाली हल्की है तो ये क्या करेगी, इधर उठने की कोशिश करेगी, है ना। ठंडी है तो हैवी होगी, हैवी होगी तो नीचे बैठने की कोशिश करेगी। तो ये जो वाताग्र है वह इस तरीके से क्या हो जाता है, लहरनुमा हो जाता है। ये क्या हो जाता है, वाताग्र जो इस तरीके से मियांड्रिंग शेप में हो जाता है, वेवी शेप में हो जाता है, वेव शेप में हो जाता है। ये स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कोल्ड एयर है इधर की ओर ये रहेगी, पोलर कोल्ड विंड्स इधर रहती है, और वार्म ये जो है आपका इधर के ऊपर उठना स्टार्ट करती है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो गया, अब ये जो फ्रंट है वह इस तरीके से क्या हो गया, मियांड्रिंग हो गया, मियांड्रिंग शेप में हो गया, लहरदार हो गया। तो ऐसी स्थिति में दूसरी जो कंडीशन है वह क्या हो गया, फ्रंट जो है क्या हो गया, मियांड्रिंग शेप में हो गया, लहरदार हो गया। क्या हो गया, आपके जो लहरदार वाताग्र का निर्माण होता है, मियांड्रिंग शेप हो गया। अब क्या जो है, आया समझ में? अब इस लहरदार वाताग्र में क्या होता है कि इधर कौन सी हवाओं का प्रभाव ज़्यादा है, ठंडी हवाओं का, है कि नहीं? इधर कौन सी हवाओं का प्रभाव ज़्यादा है, आपका ठंडी हवाओं का, है ना। मोर कोल्ड विंड्स आर मोर डोमिनेंट इन दिस पर्टिकुलर रीजन। और इधर आपका ईस्ट वाले में भाग में जाएंगे तो वार्म विंड्स मोर डोमिनेंट, ज़्यादा प्रभावकारी होगी आपकी जो। तो इसके आधार पर इधर वाले जो वाताग्र है इसको हम लोग कल देते हैं शीत वाताग्र, कोल्ड फ्रंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, शीत वाताग्र। इधर वाले भाग को, मतलब वाताग्र एक ही है, बस उसको दो अलग अलग नेम दे दिया गया है। जिधर कोल्ड विंड्स डोमिनेटेड होती है, मोर आपका जो है इन्फ्लुएंसिव होती है, उधर आपका कोल्ड फ्रंट कहा गया। और इधर वाले भाग को हमने क्या कहा दिया, वार्म फ्रंट कहा दिया, उष्ण वाताग्र बोल दिया।
आया समझ में? तो सिर्फ इतना ही लिखना है, जिस ओर ठंडी हवाओं का प्रभाव ज़्यादा होता है ना, ठंडी हवाएं ज़्यादा प्रभावी होती है, इंग्लिश में डोमिनेंट होती है। दोज रीजन्स ऑफ फ्रंट इज नोन एज द कोल्ड फ्रंट एंड द रीजन वेयर वार्म विंड्स आर मोर डोमिनेंट। गर्म हवाएं क्या होती, ज़्यादा प्रभावी होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका उष्ण वाताग्र बोलेंगे। आई ना बस समझ में? पहले तो डायग्राम समझना है, फिर लिखना क्या है उसको एक लाइन में समझना है। तो क्या लिखेंगे आप, क्या जो है साक्षी 1 क्या लिखोगे कि जिस ओर ठंडी हवाएं आक्रामक होती है, ठंडी हवाएं क्या होती है आपकी जो है, या ठंडी वायु राशि आक्रामक होती है, उस ओर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, शीत वाताग्र। आई बात समझ में? कोल्ड विंड्स आर मोर डोमिनेटेड, इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप, क्या जो है कोल्ड विंड्स आर मोर डोमिनेटेड, दोज रीजन ऑफ फ्रंट इज नोन एज द कोल्ड फ्रंट। और जिन क्षेत्रों में गर्म हवाएं आक्रामक होती है, बस ठंडी की जगह गर्म हवाएं कर देना, वार्म एयर मासेस आर मोर डोमिनेटेड, दोज रीजन्स ऑफ फ्रंट इज नोन एज वार्म फ्रंट। समझिए, बहुत ही सिंपल है, लिखने उखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डायग्राम समझो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालो, 1 सेंटेंस अपने हिसाब से आराम से बना सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा साहित्यिक लैंग्वेज या साहित्यिक भाषा की ज़रूरत ज्योग्राफी में नहीं पड़ती। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। आया समझ में? संदीप, क्या मोबाइल देख के क्या लिख रहे हो तुम? तो अपनी भाषा देखो ना, बुक्स और नोट्स वाला छोड़ो। अभी मैं अब जो अपने शब्दों में बता रहा हूँ उसको समझोगे तभी तो लिख पाओगे। हाँ, लेकिन उसको अपने शब्दों में सोच के लिखना है, फिर वही रटने कोशिश करोगे तो नहीं होगा ना फिर शब्दों का। ठीक है, तो इधर देख लो, उसको बाद में देख लेना। ठीक है, सब नोट्स में मिल जाएंगे। आया समझ में कि कैसे लिखना है? तो ये 2 अलग अलग वाताग्र हो गए, शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र। ठीक है, फिर समय के साथ क्या होगा कि ठंडी वायु राशि पूरी तरह नीचे बैठना स्टार्ट करेगी और गर्म वायु राशि ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। तो ठंडी वायु राशि क्या होती है, पूरी तरह से नीचे बैठ जाती है, पूरी तरह से सतह के सरफेस के। तो डायग्राम इसको उल्टा बना देते हैं इस तरीके से। ये जो कोल्ड एयर मासेस है ये पूरी तरह से नीचे आ गई, अब सरफेस के निकट, धरातल के निकट आ गई, और वार्म एयर मासेस को पूरी तरह से ऊपर उठा दी। इसको पूरी तरह से क्या कर दी, ये वाताग्र समाप्ति का इंडिकेशन है, समाप्ति का परिचायक है कि जैसी कोल्ड एयर मासेस पूरी तरह से सरफेस पर आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है आपका जो है, सरफेस पर आ जाती है, धरातल के पास आ जाती है कोल्ड एयर मासेस। तो वाताग्र क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वार्म ऊपर चली गई, ठंडी पूरी नीचे आ गई। तो अब दोनों के बीच में एक्सचेंज वगैरह पूरा हो गया, लगभग दोनों का टेम्परेचर लगभग इक्वल भी हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ये वाताग्र लगभग खत्म होने की स्थिति में हो गए, खत्म हो जाते हैं। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है लास्ट वाला जो बताया था ऑक्लूडेड, हिंदी में अधिविष्ट भी है और एक और कोई वर्ड यूज करते हैं, अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, हिंदी में एक और कोई वर्ड है एनसीईआरटी में यूज किया गया होगा अधिविष्ट के अलावा जो है। इसमें शेप ऐसे नहीं बना है। ये ठंडी हवा क्या होती, कॉम्पैक्ट होती है, तो हमने नीचे वाला सिकुड़ दिया है, गर्म हवा फैलती है, तो इसलिए उसको ऊपर वाला ओपन मुंह बना दिया है, समझ गए? तो उस कारण से है। तो ये जो फ्रंट है, अब क्या हो जाएगा, ठंडी हवा जब नीचे आ जाएगी पूरी तरह से, तो नीचे का भाग सिकुड़ा रहेगा और गर्म हवा ऊपर होगी तो फैलेगी, तो इसलिए ऊपर वाला भाग क्या हो गया। तो डायग्राम इस तरीके से इसको बनाया गया, मतलब मैंने नहीं बनाया, बुक्स में भी यही डायग्राम दिया हुआ है। तो उसके पीछे, उसके ऐसा बनाने के पीछे का कारण ये है कि ठंडी हवाएं आकर के नीचे बढ़ जाएंगी तो वहाँ का जो रीजन है वह कम हो जाएगा, और ऊपर गर्म हवाएं ऊपर उठ के फैल जाएंगी, तो रीजन वहाँ ऊपर का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इसको उल्टा बनाया गया, उल्टा वी शेप बनाया गया। आया समझ में? तो ये लास्ट स्थिति कौन सी थी, ये वाताग्र समाप्ति का परिचायक है। जब वाताग्र समाप्त होते हैं तो फाइनली ये लास्ट वाली स्थिति बनती है, इसी ही वाताग्र क्षय बोलेंगे।
वाताग्र क्षय का परिचायक हो गए। अधिविष्ट वाताग्र जो है वाताग्र क्षय का परिचायक है। फ्रंटोलिसिस, इंडिकेशन ऑफ फ्रंटोलिसिस हो गया आपका जो है। पूरा डायग्राम से पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना है, डायग्राम को ही एक्सप्लेन करना है। आया समझ में? तो चार प्रकार कैसे हो गए कि शुरुआत में जब दोनों वायु राशियाँ मिलती है तो दोनों एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है। उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं, स्थिर वाताग्र कहते हैं। समय के साथ क्या होता है, ठंडी वायु राशि नीचे बैठती है और गर्म वायु राशि ऊपर उठने की कोशिश करती है। तो जिस ओर ठंडी वायु राशि का प्रभाव ज़्यादा होता है उस ओर वाले वाताग्र को क्या बोलेंगे, कोल्ड फ्रंट बोलेंगे, शीत वाताग्र बोलेंगे। और जिस ओर गर्म हवाओं का प्रभाव ज़्यादा होता है उस वाले वाताग्र को क्या बोलते हैं हम लोग, वार्म फ्रंट कहते हैं। आया समझ में? इतना ही लिखना है। और फाइनली अंत में ठंडी वायु राशि पूरी तरह नीचे आ जाती है, सरफेस पर आ जाती है, और गर्म वायु राशि का जो संपर्क है वह सरफेस से खत्म हो जाता है ना। अधिविष्ट वाताग्र में जो मेन पॉइंट एक लिखना चाहेंगे तो क्या होता है, इसमें गर्म वायु राशि का जो संपर्क है धरातल से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कॉन्टेक्ट ऑफ वार्म एयर मासेस गेट, गर्म वायु राशि का संपर्क धरातल से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, धरातल से समाप्त हो जाता है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। तो कॉन्टेक्ट ऑफ वार्म एयर मासेस गेट एंड्स विथ सरफेस। आ रहा है समझ में कि अब यहाँ पे वार्म एयर मासेस पूरी ऊपर चली गई, ठंडी नीचे आ गई पूरी तरह से। ये आपका कोल्ड एयर मासेस हो गया, पोलर कोल्ड। आया समझ में ना? तो इन्हीं को चारों को एक्सप्लेन कर देना है। तो ये चार प्रकार हो गए आपके। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए अब इसी का प्रभाव देखेंगे, मौसम पे क्या प्रभाव पड़ता है। चलूँ आगे? ऑक्लूडेड जो लास्ट में जो ये स्थिति बनती है, ये जो सिचुएशन बनती है जिसमें वार्म कंप्लीटली क्या हो जाती है, ऊपर होती है, कोल्ड कंप्लीटली क्या होती है, नियर द सरफेस, पूरा का पूरा फैल जाती है, राइट। दैट्स लास्ट सिचुएशन इज नोन एज द ऑक्लूडेड फ्रंट। क्लियर है? तो ये इंडिकेशन ऑफ द एंडिंग ऑफ द फ्रंट, लास्ट में इसके बाद वाताग्र समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से वाताग्र बनते बिगड़ते रहते, पहले बनेंगे फिर धीरे से समाप्त हो जाएंगे, फिर नया बनेगा फिर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। आया समझ में? तो उसी बनने की प्रक्रिया को फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं और समाप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग जो है, वाताग्र क्षय कहते हैं। आया समझ में? और इस तरीके इस प्रोसेस को बता, क्वेश्चन आया हुआ है आपका, शायद ऑप्शनल में भी आया है, जीएस में भी आया है शायद मेरे ख्याल से, कि फ्रंटोलिसिस और फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है ना। ऑप्शनल में भी शायद 150 वर्ड लिखने के लिए आया होगा। इसी को पूरा एक्सप्लेन कर देना है। फ्रंट क्या होते हैं, फिर कैसे फ्रंट्स बनते हैं, और बाय द टाइम ये क्या होते हैं आपके, ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इसको एक्सप्लेन कर देना है। 150 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में आया होगा क्वेश्चन। तो ये इतना ही है। अब इसी का वेदर कंडीशंस भी है। तो वेदर कंडीशंस क्या होती है, मौसम पे प्रभाव या वेदर कंडीशंस अलॉन्ग विथ फ्रंट, वेदर कंडीशंस along with fronts। हिंदी में लिख सकते हो वाताग्र के साथ मौसमी दशाएं, वाताग्र के साथ साथ मौसमी दशाएं कैसे होती है। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि शीत वाताग्र के सहारे मौसम कैसे होता है, ना, वेदर कंडीशंस अलॉन्ग विथ कोल्ड फ्रंट, वेदर कंडीशंस अलॉन्ग विथ कोल्ड फ्रंट। आया समझ में? ये दूसरा फिर वेदर कंडीशंस उष्ण वाताग्र के सहारे मौसम की दशाएं क्या होती है, दोनों अलग अलग होती है। उष्ण वाताग्र के सहारे मौसम, वेदर कंडीशंस अलॉन्ग विथ वार्म फ्रंट्स।
तो जब भी पूछेगा फ्रंट्स के साथ मौसम की दशाएं क्या होती हैं, दोनों को अलग अलग करके बता देना है। क्या बताना है वो देख लीजिए। तो जनरली ये हो गया आपका, इधर वाला हो गया कोल्ड फ्रंट, पोलर कोल्ड विंड्स या कोल्ड विंड्स, CW का मतलब कोल्ड विंड्स हो गया। तो इधर हमारा कौन सा है, शीत वाताग्र है ना। शीत वाताग्र जो इस तरीके से ये साइन भी जो है इस तरीके ज़्यादा शार्प वाला है, तो ये कोल्ड फ्रंट के लिए यूज करते हैं हम लोग। किसके लिए यूज करते हैं, और इधर वार्म फ्रंट है, वार्म विंड्स है, वेस्टर्ली वार्म विंड्स एग्जांपल दे के बता सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग इसकी स्लोप कम होती है, इसलिए इस तरीके से यूज करते हैं। ये हो गया आपका वार्म फ्रंट। उष्ण वाताग्र, चलूं आगे। तो शीत वाताग्र के सहारे देखिए क्या होता है, डायग्राम बन गया। तो शीत वाताग्र के सहारे क्या होता है कि ठंडी हवाएं तेजी से नीचे बैठती है। आ रही बात समझ में कि शीत वाताग्र, मेरे हाथ को भी देख लिया करो, मैंने कहा ना यहाँ पे जो है सिर्फ लिखना नहीं है मुंडी झुका के, जब समझा रहा हूँ तो कुछ बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज को भी देखते रहोगे तो एग्ज़ाम में या बाद में समझने के लिए याद आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये कोल्ड विंड्स जो होती है हैवी होती है। तो कोल्ड विंड्स क्या होती है, इस क्षेत्र में तेज़ी से नीचे बैठती है, सडनली क्या करेगी आपका जो है सबसाइड्स करती है, नीचे बैठने की कोशिश करती है, मूविंग डाउनवर्ड्स, तेज़ी से नीचे की ओर मूव करती है। तो उसके कारण से क्या होता है कि इस कोल्ड विंड्स वाले रीजन्स की जो वार्म विंड्स है सडनली क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर अपलिफ्ट करने स्टार्ट कर देगी। आ रही बात समझ में, जैसे इधर की ठंडी हवा तेज़ी से नीचे बैठेगी, सडनली डाउनवर्ड मूव करेगी, तेज़ी से नीचे की ओर बैठेगी, उसके पास की गर्म हवा तुरंत क्या हो जाएगी आपके ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। इस कारण से शीत वाताग्र के सहारे है ना, शीत वाताग्र के सहारे, ये शीत वाताग्र हो गया आपका, ग्रीन कलर बता दिया। इस शीत वाताग्र के सहारे क्या होता है कि तीव्र मूसलाधार बारिश होती है, हेवी रेनफॉल, तड़ित झंझा के साथ विथ थंडर स्टॉर्म्स, तड़ित झंझा के साथ विथ थंडर स्टॉर्म। हेवी इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हेवी रेनफॉल विथ थंडर स्टॉर्म्स। आया समझ में। तो तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है। तड़ित झंझा का मतलब होता है आपका बिजली की चमक और गरज के साथ जो वर्षा होती है उसको कहते हैं हम लोग थंडर स्टॉर्म कहते हैं, है ना। तड़ित झंझा का मतलब है बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा, है ना, उसको कहते हैं हम लोग तड़ित झंझा। पढ़ेंगे अलग से टॉपिक, एक अलग से थोड़ा सा देखें। प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बिजली क्यों चमकती है। आपका यूपीएससी ने शायद 1 या 2 बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि तड़ित झंझा में बिजली क्यों चमकती है, बादल क्यों गरजते हैं, क्यों चमकती है बिजली, बताओ नसरीन। बादल टकराएंगे तो बिजली कैसे चमकेगी, ठीक है। तो उसको देखेंगे, अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो बादल टकराने से नहीं होता है, वहाँ पे जो है जो एयर पार्टिकल्स है वो फ्रिक्शन के कारण से क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और तीव्र हवाओं के कारण जब वो आपस में टकराते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल्स है उसके कारण से क्या होती है, लाइटनिंग होती है। और जब लाइटनिंग होती है तो वहाँ की जो हवा है सडनली डिस्पर्स करती है, इस कारण से वहाँ पे आवाज़, थंडरिंग होती है, आवाज़ आती है ना। बादलों के टकराने से नहीं होता है, वो समझाने के लिए हम बचपन में बता देते हैं कि भाई ठीक है आवाज़ क्यों आ रही है, तो
लेकिन मेन साइंटिफिक कारण कुछ और है, तो बताएंगे, उसको देखेंगे आगे। तो यहाँ पे समझ में आया तो क्या लिखोगे, शीत वातागर के सहारे तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है, तरी झंझा के साथ होती है, कम क्षेत्रफल पर होती है और कम समय के लिए होती है, मतलब कुछ समय बाद समाप्त, कम समय के लिए। फॉर लेस एरिया, इन लेस एरिया फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हेवी रेनफॉल विथ थंडर स्टॉर्म्स कवर्ड लेस एरिया एंड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम क्षेत्रफल में कम समय के लिए होती है। क्योंकि यहाँ पे हवाएं क्या हो रही है, सडनली इस तरीके से सीधा अपलिफ्ट कर रही है, तो रीज़न क्या होगा, बारिश का जो क्षेत्रफल है, बारिश का जो एरिया है वह क्या होगा आपका जो है कम होता है ना। यहाँ पे आपके क्लाउड्स बनेंगे, यहाँ पर आपके जो है क्लाउड्स बनेंगे और क्लाउड्स बन के जो वर्षा होगी वो कम क्षेत्रफल पर कवर होगी। यहाँ पे आए समझ में। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, 2 पॉइंट से 1 पॉइंट जो भी बनाना है, ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि शीत वातागर के सहारे ये मौसम की कंडीशंस पाई जाती है। आया समझ में। तो ये हो गया कोल्ड फ्रंट के साथ मौसम की कंडीशन क्या होती है, क्लियर पॉइंट। अब आते हैं वार्म फ्रंट, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो वार्म फ्रंट के साथ इस क्षेत्र में क्या होगा आपका जो है, यहाँ पर धीरे धीरे वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं क्या हो रही है, धीरे धीरे ऊपर आराम से ऊपर उठती रहती है, स्लाइटली स्लोली आराम से ऊपर उठती रहती है। तो धीरे धीरे यहाँ पे वर्षा होती है, आपका जो है अधिक क्षेत्रफल पर होती है, कवर्ड मोर एरिया, और अधिक समय के लिए होती है, लंबे समय के लिए होती है। आया समझ में। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, स्लो रेनफॉल या स्लोली रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन वहाँ पे क्या होता है, स्लोली होता है, एंड कवर्ड मोर एरिया फॉर मोर पीरियड ऑफ टाइम, और समय भी क्या होगा थोड़ा सा लंबा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। आया समझ में। ये उष्ण वातावरण के साथ मौसम की स्थिति होती है। तो इस तरीके से वेदर कंडीशंस यदि पूछेगा कि व्हाट इज द वेदर कंडीशंस, है ना, रिलेटेड टू फ्रंट्स, तो बता देना है कि कोल्ड फ्रंट के साथ अलग स्थिति होती है, वेदर कंडीशंस होती है, और वार्म फ्रंट की और कंडीशंस क्या होती है, अलग होती है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है फ्रंट का जो है, तो अलग अलग रीजन्स में, कोल्ड एयर वाले रीजन्स में वेदर कंडीशंस अलग होगी, और वार्म एयर वाले रीजन्स में वेदर कंडीशंस क्या होगी आपकी, अलग होगी। तो इतना ही याद करके समझ करके एग्जाम में लिखना है। तो दिस इज द वेदर कंडीशंस रिलेटेड टू फ्रंट। फ्रंट कहाँ कहाँ बनते हैं, तो ग्लोब, फिर से एक वर्ल्ड का मैप बना लीजिए। तो लगभग ऐसे ही मैप है वर्ल्ड का, 30 सेकंड में बन जाना चाहिए। हाँ, तो बार बार प्रैक्टिस करो कि रफली स्केच बना लेना है। छोटे में जितना छोटा बनाओगे उतना और इजी और आसानी से बनेगा। पहले इक्वेटर को ध्यान में रखते हुए बनाना है, इक्वेटर, उसके बाद फिर ऊपर नीचे जो चीज़ें है उसको मेन फोल्ड्स, छोटा वाला मैप देख करके अपने से भी
चले। तो सबसे मेन तो मैंने बताया जो फ्रंट्स बनते हैं वो आपका कौन सा वाला रीजन होता है, 60 से 65 वाला जो रीजन है उस वाले रीजन में बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका दोनों ही हेमिस्फीयर में रहेगा। लेकिन फ्रंट की बात करें तो सदर्न में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा जितना कि नॉर्दर्न में बनेगा। क्यों? क्योंकि लैंड और ओशियंस के टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होते हैं, है ना। यहाँ पे तो ओशियंस में चलने वाली हवाएं मिलेंगी, तो उतना टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा सा कम रहेगा। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रंट्स कहाँ बनेंगे, कभी क्वेश्चन आ जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मोर स्ट्रॉन्ग फ्रंट्स मिलेंगे, ज़्यादा तीव्र वाताग्रोह का निर्माण होगा। कारण समझ में आया? क्योंकि लैंड और वाटर का टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा दोनों एयर मासेस में, है कि नहीं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में अधिक मजबूत या अधिक तीव्र फ्रंट बनेंगे। कारण समझ में आया? क्योंकि लैंड और वाटर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है। साउथ में सिर्फ वाटर है तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा कम होगा, तो फ्रंट्स क्या होंगे, उतने मजबूत नहीं बनेंगे। आया समझ में? हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है, सुनना भी है, लिखना भी है और दिमाग में रखना भी है। तो एक तो रीज़न ये हो गया। इसमें भी क्या होता है, ऐसे नहीं कंटिन्यूसली बनेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या होता है कि जो जहाँ पे लैंड से आने वाली, इधर से लैंड से आ रही है, इधर आपका जो है पैसिफिक ओशन से जा रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लियर कट यहाँ पर एक फ्रंट बनेगा, यहाँ पर एक क्लियर कट क्या बनेगा, आपका फ्रंट बनेगा। क्योंकि इधर लैंड से आने वाली ठंडी हवा हो गई, इधर से गर्म हवा, पछुआ हवाएं जो कहाँ से जा रही है, ओशन से जा रही है, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा। आया समझ में? तो ये वाला एक रीजन हो गया, है ना। नाम तो पोलर फ्रंट ही है सबका, लेकिन ये वाला कौन सा रीजन, तो पैसिफिक का नॉर्थ ईस्ट पार्ट लिख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक वाले रीजन में यहाँ पे एक फ्रंट बनेगा आपका जो। आया समझ में? उसी प्रकार यहाँ पर एक बनेगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में, नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आपका जो है इधर से पोलर विंड्स आ रही है और इधर से फिर से कौन सी हवाएं जा रही है, पछुआ हवाएं जा रही है। तो ये ओशन से आ रही है और ये कहाँ से जा रही है, आपके लैंड से जा रही है। तो फिर से यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा आपका, तो दूसरा वाला नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका लिख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में, है ना, क्षेत्र की बात कर रहे। रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट मैंने कहा कैसे हवाएं आकर के मिल रही, तो क्लियर हो जा रहा होगा, है कि नहीं। एक लैंड से और एक आपका ओशन से, जहाँ जहाँ लैंड और ओशन वाली हवाएं मिलेंगी वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ ज़्यादा स्ट्रांगली बनते हैं। लैंड है तो थोड़ा डिफरेंस कम ही रहेगा। आया समझ में? एक रीजन यहाँ पर बनेगा। समझ पा रहे हो ना भाई? डायग्राम के साथ रटना नहीं है, डायग्राम के साथ समझना भी है कि इधर यहाँ से जो आ रही है आर्कटिक ओशन से आ रही है कि नहीं, और इधर आपका कहाँ से जा रही है, नॉर्थ अमेरिका वाले लैंड वाले पार्ट से। तो यहाँ पर जो फिर से क्या बनेगा, एक आपका पोलर रीजन बनेगा, फ्रंट रीजन बनेगा आपका जो। आया समझ में? उसी प्रकार फिर से दिया जाए तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो इधर से ओशन से जाने वाली वेस्टर्ली विंड्स है, और इधर फिर से आपका जो है आने वाली कौन सी हो गई, पोलर विंड्स है। तो यहाँ पर बनेगा नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, नॉर्थ वेस्ट, तीसरा जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में बनेगा, तीसरा कहाँ पे बनेगा, नॉर्थ वेस्ट यूरोप वाले रीजन में, यहाँ पे बनेगा आपका जो है। आया समझ में? फ्रंट मिलेगा पूरी जगह पे, लेकिन इस तरीके से ब्रेक करके ज़्यादा अलग अलग पार्ट्स में मिलते हैं। ठीक है, पूरा रीजन ही बनेगा यहाँ पे जिसको हम पोलर फ्रंट कहते हैं। इस रीजन में जो बनते हैं उसको हम लोग
ओवरऑल देखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर फ्रंट कहते हैं, ध्रुवीय वाताग्र कहते हैं। इसी ध्रुवीय वाताग्र के अलग अलग रीजन्स हो गए। ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश के इधर बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, फिर से यहाँ पर आ जाओ तो इधर यहाँ पे एक और बनेगा नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक वाले पार्ट में। यहाँ पर आपका जो है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक वाले पार्ट में आ जाओ। क्योंकि इधर से आपका लैंड से हमारे जाएंगी और इधर फिर से ओशियन से आ रही है वाली, तो यहाँ पे फिर से बनेगा आपका जो है, तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक लिख लो या नॉर्थ ईस्ट एशिया लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हो। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ज़्यादा बेटर है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन चौथा रीजन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे पोलर फ्रंट वाले रीजन में 4 रीजन्स अलग अलग, जहाँ स्पष्ट रूप से क्या बनेंगे आपके फ्रंट्स फॉर्म होते हैं, जहाँ पे स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, फ्रंट फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, 5-10 मिनट छोड़ रहा हूँ, बता दो इंक्वायरी वगैरह। आया समझ में? तो ये हो गया आपका अर्णव। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट किस में, सदर्न हेमिस्फीयर में इन्हीं रीजन्स में बनेंगे, लेकिन एक ही यहाँ पे मिलेगा क्योंकि यहाँ पे लैंड और वाटर का कंडीशन ज़्यादा नहीं है। तो ये सेम चीज़ आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर में भी यहाँ पे मिलेगा आपका। तो ये मेन रीजन हो गए। इसके अलावा वीक फ्रंट्स बनते, कमज़ोर फ्रंट्स बनते थोड़ा बहुत, कहाँ बनेंगे, तो जहाँ पे भी लैंड और वाटर मिलते, जैसे यहाँ पर भी हमारी मिल रही है, हमारी इधर से कौन सी आती है, ट्रेड विंड्स, और इधर से भी जा रही है आपकी जो है ट्रेड विंड्स। दोनों का टेम्परेचर इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्रंट्स नहीं बनेंगे। बट यहाँ से ये ओशियन से जा रही है, इधर भी ओशियन से आ रही है, और बाकी जो है ये लैंड से आ रही है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कमज़ोर फ्रंट्स यहाँ पे बन सकते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर जो है इक्वेटोरियल वीक फ्रंट, मतलब फ्रंट्स बनते हैं लेकिन ये वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ये क्या होते हैं आपके जो है कमज़ोर होते हैं, इक्वेटोरियल फ्रंट्स होते हैं, वीक फ्रंट्स होते हैं, कमज़ोर फ्रंट्स होते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बन जाएंगे जहाँ पे ओशियन और वो मिलते हैं, बाकी ऑलमोस्ट इक्वेटोरियल रीजन में थोड़ा बहुत बनेंगे, जहाँ पे लैंड एंड वाटर से आने वाली एयर्स क्या होंगी, मिलती है। आगे समझ में? तो ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका, हाँ, मतलब लैंड और वाटर का जहाँ पे होगा कॉम्बिनेशन वहीं पे बनेगा आपका जो है। उसी को हम इक्वेटोरियल फ्रंट्स लिख देते हैं एक साथ, और बता देना कमज़ोर फ्रंट्स होते हैं, वीक फ्रंट्स होते हैं, थोड़ा सा बनते हैं कहाँ पे, जहाँ पे लैंड और वाटर से आने वाली विंड्स क्या होती है, एयर मासेस क्या होती है, मिलती है। आ रही बात समझ में? तो स्थल और जल है तो थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाता है इस कारण से। तो ये आपके फ्रंट रीजन्स हो गए, तो ये कहीं काम आएंगे आपके एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका फ्रंट्स वाला टॉपिक। क्लियर पॉइंट? इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे, साइक्लोन्स पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, संघनन और उसके प्रकार और रूप पढ़ेंगे। संघनन पढ़ा चुका हूँ वैसे तो, और उसके विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, ये थोड़ा सा देखेंगे। मुझे 5 मिनट ब्रेक दे दो, थोड़ा सा इंक्वायरी आई। किशन